सभापति जी क्वेश्चन नंबर 196 प्लीज। सर आप बैठ जाइए, सर आप बैठ जाइए, रमेश जी आप बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 196 गीता मंत्री जी आंसर ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सप्लीमेंट्री प्लीज गीता जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी के जवाब से पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ। मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ क्या बिजली उत्पादन में कोयले के विकल्प परमाणु ऊर्जा बन सकती है? माननीय मंत्री जी बताइए। मंत्री जी रिपीट वंस अगेन चेयरमैन सर, वो सुनाई नहीं दे रहा। गीता जी काइंडली रिपीट। माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। Nothing will go on record. Nothing will go on record. This is a question hour. This is a question hour, and all the members have put their efforts and then prepared the questions, and they have come here expecting replies from the government. Please do not waste the time of the house. I will give an opportunity, not now. Now let the question hour be continued. Let the question hour be continued. Please, गीता जी आप। जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ क्या बिजली उत्पादन में कोयले का विकल्प परमाणु ऊर्जा बन सकता है? मंत्री जी निश्चय ही परमाणु ऊर्जा एक अलग सोर्स है ऊर्जा का, और जैसे आजकल क्लीन सोर्स पर बल दिया जाता है, इसे क्लीन सोर्स माना जाता है। आने वाले समय में जितना अधिक क्लीन एनर्जी का उपयोग होगा, निश्चय ही वही हमारा लक्ष्य भी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात जोड़ दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में एटॉमिक एनर्जी के सोर्सेज को और व्यापक बनाने के लिए अनेकों नए कदम उठाए गए। जहाँ के गत वर्षों में एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर प्लांट्स अधिकतर दक्षिण के राज्यों तक सीमित थे, आज वो उत्तर में भी उनकी स्थापना की जा रही है। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में गोरखपुर के स्थान पर हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि गत 8 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण की चिंता की है, बार बार क्लीन एनर्जी का जिक्र किया है, उसी दिशा में चलते हुए इसका और ज्यादा फैलाव करने का भी प्रयास जारी है। गीता जी सेकंड सप्लीमेंट्री। जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ परमाणु ऊर्जा की गंभीर बीमारियों के इलाज एवं कृषि कल्याण जैसे जन कल्याणकारी विषयों के लिए क्या कोई उपयोगिता हो सकती है? इसमें इसके 2 पहलू रहेंगे। पहले तो हम सब समाज के सदस्यों का ये भी एक दायित्व है कि कहीं जहाँ ये धारणा रहती है कि एटॉमिक एनर्जी के या न्यूक्लियर प्लांट के लगने से कोई बीमारियां फैलती हैं, उस धारणा को दूर करना भी हमारा दायित्व है। क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है कि जो वैज्ञानिक न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं, उन पर भी बहुत अधिक रिस्क नहीं रहता इस प्रकार की रेडिएशन का। हमने एक बार एक शोध करके आंकड़े भी एकत्रित किए कि जो भाभा एटॉमिक प्लांट के भीतर जो वैज्ञानिक काम करते हैं, उन पर कितना इसका प्रभाव रहा। और ध्यान में आया कि एक भी ऐसा केस नहीं हुआ जहाँ के किसी की मृत्यु किसी रेडिएशन रिलेटेड कैंसर अथवा दूसरी बीमारी से नहीं होगी। जहाँ तक आदरणीय सदस्य का संबंध है कि अन्य बीमारियों के लिए साधनों का उपचार करना, तो निश्चय एटॉमिक एनर्जी में नेबरहुड वेलफेयर प्रोग्राम्स भी उपलब्ध है, CSR भी उपलब्ध है, उसके तहत उस प्रकार का भी कार्य किया जाता है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यस सेल्व गणपति प्लीज।
Yes, Selva Ganapati. Honorable Deputy Chairman, sir, we have several nuclear plants and 22 operating reactors in our country. Do we have trained personnel to manage nuclear and radiological emergencies? How many persons are trained by National Disaster Management Authority till now? Mantri ji. In fact, as all of us know, we have National Disaster Management Plan in place. But even more interesting coincidence is that the disaster management program was first time conceived in Gujarat by the then Chief Minister Shri Narendra Modi, and thereafter in 2005 at the center also disaster management plan was put in place. Now, as far as the nuclear emergencies and nuclear safety is concerned, the National Disaster Management Plan functions in collaboration, in cognizance with the Department of Atomic Energy, which is the nodal department in such cases, and also the Ministry of Health and the Ministry of Environment. There is an SOP in place. The emergency exercise trials are done once in every year at the site of the plant, and then once in 2 years outside the site of the plant, and equally so periodically within the plant. So there is an SOP, and at the same time we are also in understanding with the international conventions of safety. Again, the credit goes to Prime Minister Narendra Modi. During his tenure, we have now ensured an insurance pool which is very effective in case of emergencies related to atomic energy, but the safeguards are so much in place that there is hardly any risk of an emergency happening, at least in the Indian nuclear plants. Honorable LOP, please allow the House to proceed and do not disturb the House. Honorable LOP, kindly instruct your members, honorable members, to go back to their respective seats. Please do not waste the time of the House. Nothing will go on record. Nothing will go on record except the person, except the honorable member who is putting the question. Unless you go back to your respective seats. Unless you go back to your respective seats. Point of order cannot be allowed. Unless you... Please go back to your seats. Please go back to your seats. Second supplementary, please. Please go back. Please go back to your seat. Amar Patnaik ji. Please. Thank you, sir. After this, I'll allow. Please sit. Please, no. I will allow LOP after the second supplementary. Please, Amar Patnaik ji, please. Sir, through you, I would like to ask this question to Honorable Minister who has given a detailed reply. कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा. कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा. I will allow. I will give an opportunity. Really talk about. मैं मौका दूंगा. Please. For example, as per the Bhabha Atomic Research Center, there are no hospitals in India designated exclusively for handling of chemical, biological, radiological and nuclear disasters. What is the government's plan to establish health expertise in this regard and such long-term plans? मंत्री जी. As I said, the adage goes that prevention is better than cure. The honourable member would appreciate that even at the time of setting up these plants, all the precautions are taken in order to ensure that no such health hazard happens. We have two important locations. On the western side, we have around Maharashtra. The nearest pseudogenic location there is somewhere around Karachi, which is about 1500 kilometers. And on the other side, on the eastern side, we have it somewhere in Indonesia. So we are sufficiently placed at a distance where we do not have that risk of pseudogenic factors interfering and causing some kind of an emergency. Secondly, most of the hospitals otherwise have equipment enough for that, and
periodically, even preemptively, as I said, the exercise is done. It's the mock exercises are carried out periodically, every year, twice a year, 3 years, and even after the plant has been established, there is a mechanism in place to test its safety. We follow the principle of safety first, production next. So never in the entire scheme of things, the safety has been sought to be sacrificed at the altar of the production. So what I would try to stress in a single sentence is that on the one hand, all these safeguards are being supplemented. On the other hand, the production is also being extended and enlarged. And we have a mechanism in place whereby even if a hazard happens, automatically the system comes into place. And therefore, India has a better record of nuclear safety compared to many other countries of the world. मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपने सीट पर वापस जाइए। आप अपने आई विल गिव एन अपॉर्चुनिटी। मैं प्लीज unless you go back to your respective seats, nothing will be allowed, nothing will go on record. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. Ramesh ji, please. सर, मैं आपको पहले आप और इस स्थान पर बैठे हैं तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं, मैं कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप उस स्थान पे बैठे हैं और मुझे आपने मौका दिया। तो मौका सर, आज मैं एक requested the opposition member to go back. But they didn't heed the direction of the chair. they are gone. They are disrupting them. Minister is disrupting. Sir, sir, LOP can speak. Only please be seated. देखो, Please, everybody, except only honorable LOP will be Yes. talking. Thank you. All others have to say it. All others have to say it. थैंक यू, धन्यवाद आपको कि सर, what is requested? Please. What is requested? Please. Let me afterwards. They should assure that they will listen to me. Please let honorable LOP finish. After that, I'll give an opportunity. Please. Sir, once again, I congratulate you. You have occupied that post, sitting there. I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, Priyanka ji, don't disturb. Priyanka ji, don't disturb, please. और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए। लोग जो दिल्ली आप पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं
कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के I'll लिए, give back. डराने के लिए हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे, हम जीतते रहेंगे। तो इसलिए सर, इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, इसको चर्चा में लीजिए। Honorable क्यों ऐसा कर रहे LOP, हैं? Honorable LOP, please listen No, to no. leader of the house also. Please, please. What he will do, say. सर, सबसे पहली बात तो मैं इस बात का पूरा खंडन करता हूँ कि इसमें सरकार किसी तरीके से सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। हमारी सरकार Honorable LOP has requested the chair and chair has allowed given an opportunity to Honorable LOP. Now, after hearing the LOP, you are coming to the house and trying to disturb the house, which is not correct, which is not as per the rules. Nothing will go on record. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please do not waste the time of the house. And country is getting lot of expenditure for running the house. Please do not waste the expenditure. सर, मीडिया की ऑपोजिशन में जो बात कही वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का वहां तक ये विषय गया है और जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो आज जेल में अगर वो जेल में है और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो कर रहा है तो मैं चाहता हूँ ऑपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए बजाय के भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। हमारी सरकार लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के काम में कभी दखलअंदाजी नहीं देती है। हमारी सरकार कानूनी व्यवस्था को अपना काम करने देती है। शायद इनकी सरकार कानूनी व्यवस्था रखने वाली अथॉरिटीज के काम में दखलअंदाजी इनकी सरकार देती है। हमारी सरकार ने कभी दखलअंदाजी नहीं की। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जैसे हमने उनकी बात सुनी, उन्होंने चेयर का अपमान नहीं करना चाहिए और आप सबने हाउस को चलने देना चाहिए। वेल में आना सही नहीं है, वेल में आना सही नहीं है, पोडियम के पास खड़ी होना ठीक नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज गो बैक टू योर सीट। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। ब्रिजलाल, सेकंड सप्लीमेंट्री ब्रिजलाल, थर्ड सप्लीमेंट्री ब्रिजलाल प्लीज। ब्रिजलाल जी। जी मैं प्लीज कैरी ऑन। मंत्री जी से पूछना चाहता हूं महोदय आपके माध्यम से कि जहां न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या एनडीआरएफ हमारी जिसकी 12 बटालियन है और कुछ डिजास्टर रिस्पांस सेंटर्स हैं स्थापित हैं, क्या इसको डील करने में सक्षम है? क्या उन्हें इसको किया गया है? मंत्री जी। सभापति महोदय, जैसे मैंने आरंभ में भी कहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका ये जो व्यवस्था बनाई गई है उसका एक असेंशियल अंग है और एनडीआरएफ आवश्यकता के अनुसार सक्रिय की जाती है। हालांकि आमतौर से इस प्रकार की अभी कभी नौबत नहीं आई, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है कि अरेंजमेंट इन प्लेस, उसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या एक्ट 2005 में बनाया गया था और किसी हद तक वो प्रेरित था गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान से जो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2003 में लाया गया था। आज वर्तमान व्यवस्था के तहत न्यूक्लियर और एटॉमिक इमरजेंसीज के साथ डील करने के लिए नोडल एजेंसी का काम करता है परमाणु ऊर्जा विभाग और उसके साथ समन्वय करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स जो स्वास्थ्य मंत्रालय है। यदि कोई इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पहले से ही तैयारी रखे हुए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से अभी तक कोई इस प्रकार की नौबत नहीं है। Question number 197, Sivadasan ji. Please. Sir, because of the ED raids, sir, Minister, house is totally disrupted, sir. So how can I ask the question? Sir, the house is disrupted. So house is disrupted, sir. Sir, because of the ED raids. Table. Yes, Sir, because of the ED raids. First supplementary. Sir, because of the ED raids, the house is disrupted. So because of the ED raids. Please, Sivadasan ji. Sir, because of the ED raids, Would you like to avail the opportunity given to you or not? Please. Yes. Supplementary. Sir, because of the, please. Because of the, sir, hello, sir. You are not availing the opportunity then. Sir, Jose K. Mani ji. Jose K. Mani ji. inviting the owners, how can you ask a question like this? Would you like to avail the opportunity given to you or not, Jose Mani ji? Place the house. If you are not availing your opportunity, it will be given to somebody else. Don't waste the time of the house. House in order, sir. Can you place the house in order? Question number 198, Tiruchi Shivaji. Question number 198. Honorable Minister. I've already placed the question on killed in this country. answer on the table of the order. प्रजातंत्र को का गला घोटा जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये स्वीकार्य नहीं है। प्रजातंत्र का गला घोटना बंद करो। Do you have any supplementaries to ask? I am asking you, do you have any supplementaries to ask? I will give an opportunity. I am not able to hear. If you are not availing the opportunity, then you will be losing the time. दोनों की भूमिका रहती है। First supplementary, Rakesh Sinha ji. प्रयास किए जा रहे महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसी परिस्थिति में भी हाउस को चलाने का निर्णय लिया और क्वेश्चन आवर चल रहा है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि देश में कितने साइंस सेंटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, साइंस सेंटर योगदान है। और मंत्री जी से इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्या बेगूसराय में जहाँ बैडमिंटन की अच्छी खासी संख्या है, प्रत्येक वर्ष वहाँ मैच होते हैं, बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं, क्या वहाँ साइंस सेंटर खोलने का विचार मंत्री जी करेंगे? मंत्री जी। पूरा देश में 23 एमसी हुई है और उसके साथ साथ 68 एसटीसी भी है। इनका जो क्षेत्र के बारे में पूछा गया महोदय कि बेगूसराय में कोई बैडमिंटन का व्यवस्था साई के द्वारा किया जाएगा या नहीं। अगर महोदय राज्य के माध्यम से कोई प्रस्ताव आते हैं तो बिल्कुल हम उसके ऊपर समय समय जैसे विचार करते आए हैं, बिल्कुल उसके ऊपर निश्चित समय पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। महोदय, आज जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे देश के युवा वहां पर मेडल जीत रहे हैं महोदय, और ये लोग ऐसे हल्ला करके पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को हम खत्म कर रहे हैं महोदय। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि सदन की कार्रवाई चले और इस तरह से हमारे देश के युवा लंदन में जो जहाँ पर इंग्लैंड में जहाँ पर कॉमनवेल्थ हो रहा है वहाँ पर एक के बाद एक मेडल जीतते जा रहा है, एक के बाद एक अचीवमेंट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जब स्पोर्ट्स के विषय में चर्चा हो एटलीस्ट इस टाइम को सदन को चलने दे और देश की युवा स्पोर्ट्स के बारे में सुनने के लिए अधीर आग्रह से अपेक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के बारे में जब चर्चा होता है तो एटलीस्ट सदन को चलने देना चाहिए। सेकंड सप्लीमेंट्री, अब्दुल वाहब जी। थर्ड सप्लीमेंट्री, तंबिदुराई जी। Thank you, Mr. Chairman. Please. Statement
The sports is the state subject, and development of the sports activities must be come forward. The state government has to come forward. But yesterday also, our sports minister, Honorable LOP. You please carry on. Please carry on. Yesterday, our sports minister explained everything. What are the schemes they are giving from central government? At the same time, our debates are raised. The first allocated by the central government is next. State government cannot spend all the money. They are wanting that the state government, central government come forward to lead the state government to promote this sports activities. Mantri ji. महोदय, जो माननीय वरिष्ठ संसद जी ने जो प्रश्न पूछा है वो मूल प्रश्न से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरा देश में खेल क्षेत्र में प्रगति हो रहा है, कई जो स्टेट है वो केंद्र के साथ साथ वो अपना जो खेल क्षेत्र है, जो खेल क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारा जो स्टेट है वहाँ पर खेल की बहुत अच्छा व्यवस्था भी किया गया है। इसके विषय में मैं जिस तरह से उड़ीसा में जिस तरह से हॉकी के क्षेत्र में डेवलपमेंट आया है, जिस तरह से केरल से लेकर पंजाब और हरियाणा में भी मैं खेल क्षेत्र में रेसलिंग में और बैडमिंटन में डेवलप आया है, मुझे लगता है कि बाकी स्टेट को भी दूसरे स्टेट का जो अपना प्रतिवेशी का बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो लेना चाहिए। और जिस तरह से भारत के युवा बढ़ चढ़ कर अभी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन पर अभी भारत एक युवा शक्ति के रूप में उभर कर आया है और एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में पूरा विश्व पटल पर महोदय उभर कर आया है। और मुझे लगता है कि हर एक राज्य, जिस तरह से हर एक राज्य के युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केंद्र के साथ सभी राज्यों को आना चाहिए और ये खेल क्षेत्र में एक विप्लव, एक अच्छा जो है एक रेवोल्यूशन लाना चाहिए महोदय। और महोदय, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से बर्मिंघम में हमारे खिलाड़ी, देश के नौजवान, जिस तरह से हमारे एथलीट जिस तरह से एक के बाद एक मेडल जीत रहा है, मुझे लगता है कि सदन की जो वरिष्ठ सदस्य है उनको खेल क्षेत्र में सुनने के लिए देश की पूरा युवा आबादी बैठा है, उन लोगों को खेल क्षेत्र के बारे में, स्पोर्ट्स की चर्चा के विषय में सुनने देना चाहिए, ना बल्कि जिस तरह से ये लोग पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है। मुझे लगता है ना तो इनके स्पोर्ट्स पर कोई रुचि है, ना ये चाहता है कि देश के युवा आगे बढ़े, सिर्फ इनको अपना मतलब तो मतलब है महोदय। मैं आज आप देखिए, चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरालंपिक हो, चाहे डेफ ओलंपिक में हो, आज भारत की खिलाड़ी देश की तिरंगा को विश्व पटल पर ऊंचा ला रहा है महोदय। जिस तरह से भारत की खिलाड़ी, चाहे वो टोक्यो हो या चाहे वो बर्मिंघम हो, एक के बाद एक किस तरह से मेडल जीतकर देश के नाम ऊंचा कर रहा है। और हम लोगों को लगता है कि खेल क्षेत्र के विषय में जब भी सदन में चर्चा हो, तब सभी को राजनीति से ऊपर आकर, मंत्री जी प्लीज बी ब्रीफ, राजनीति से ऊपर आकर सभी को उस चर्चा में शामिल होना चाहिए महोदय। नमस्कार। अनिल जैन जी। आप लोग सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज गो बैक टू योर रेस्पेक्टिव सीट्स प्लीज। अनिल जैन जी। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है, हमने टेनिस में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है दिल्ली में, और हम इस प्रकार के देश में हर कोने से 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर रहे हैं। इन सेंटर NTC, नेशनल टेनिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनमें माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि साई की तर्ज पर इन सेंटर्स को मान्यता देकर इनमें अलग से प्रावधान, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और टूर्नामेंट के लिए प्रावधान किए जाएं, ऐसी आपसे निवेदन है। क्या इसकी कोई व्यवस्था
हो सकती है? महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि कैसे इंडिया को, न्यू इंडिया को स्पोर्टिंग इंडिया में बदला जाए, और माननीय खेल मंत्री अनुराग जी की वरिष्ठ हाथ से और बहुत निष्ठा के साथ माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सपना को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है महोदय। और महोदय, इसमें आपका टेबल टेनिस से लेकर हर एक जो इवेंट है, स्पोर्ट्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे जो टेनिस के जो इंस्टीट्यूशन है, उसको भी, उसके तरफ से भी बहुत सारा प्रपोजल आ चुका है। अगर कोई प्रपोजल आएगा तो निश्चित समय पर निश्चित रूप से उसका जो निश्चित विचार है वो भी किया जाएगा। और मैं महोदय ये बोलना चाहूँगा कि आज के मूल विषय जो है वो कोचेस का जो साई में कोचेस का रिक्रूटमेंट है उसको लेकर है। और मैं इसके बारे में भी बोलना चाहूँगा कि कोचेस, खिलाड़ी की कोचेस को हम गुरु मानते हैं। जैसे एक खिलाड़ी की जो अचीवमेंट्स है उसका पीछे एक कोचेस का हाथ रहता है। और भारत का परंपरा ये रहा है कि हमेशा गुरु वंदना करना, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो कृष्टि है, वो हमेशा गुरु को सम्मान करते हैं, गुरु को पूजते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो, इस वाणी को मान्यता देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2020 में जो है कि द्रोणाचार्य अवार्ड की राशि जो है 5 लाख से लेकर 15 लाख तक बढ़ाया गया। इससे पता चलता है माननीय महोदय की, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है, क्या लक्ष्य है, किस तरह से देश की प्रगति के लिए, किस तरह की खेल की प्रगति के लिए माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहा है। और देश को विश्व पटल पर पुनर्स्थापित करने के लिए, देश को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं महोदय। क्वेश्चन नंबर 199, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। जी सर। मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, इस समय देश के सर्वोच्च न्यायालय में, विभिन्न उच्च न्यायालयों में और लोअर कोर्ट में जजेस के कितने पद रिक्त हैं तथा इस समय कितने मुकदमे इन न्यायालयों में विचाराधीन हैं? मान्यवर, ये मेरा प्रश्न। माननीय उपसभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य महोदय ने बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में कितने जजों की संख्या रिक्त है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में कितने मुकदमे विचाराधीन हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लोअर कोर्ट में 2022 तक स्वीकृत संख्या जजों की 19,518 है। 2014 में थी, 2022 में ये संख्या 24,631 थी। वर्तमान में 5,113 स्वीकृत संख्या है और कार्यरत संख्या जो है वो 4,173 है और रिक्त पदों की संख्या 940 है। इसी प्रकार से महोदय, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है वो 34 है और इस समय जो कार्यरत सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश हैं वो 31 हैं और इस प्रकार से 3 सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या रिक्त है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में 2022 तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या 1108 है स्वीकृत संख्या और कार्यरत 729 है और इस प्रकार से 379 माननीय उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या रिक्त है। जहाँ तक माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न था वो पेंडेंसी को लेकर के था कि इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में और माननीय लोअर कोर्ट में कितने मुकदमों की पेंडेंसी है। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है, जो पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है वो अभी 2022 तक 71,411 मुकदमे विचाराधीन है। इसी प्रकार से पेंडेंसी इन हाई कोर्ट। मंत्री जी प्लीज बी ब्रीफ।
सर वो आंकड़े हैं उसको हम कम कर ही नहीं सकते। प्लीज कैरी ये सदस्य का प्रश्न है कि Please, सुप्रीम कोर्ट respond में briefly. कितने जजों की संख्या कम है, उसे बताना ही पड़ेगा, उसको संक्षेप कर ही नहीं सकता। हाई कोर्ट में कितने जज हैं उसकी भी संख्या बतानी पड़ेगी और लो कोर्ट में। दूसरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमे पेंडेंसी है, तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 71,411 मुकदमे विचाराधीन है। हाई कोर्टों में, विभिन्न हाई कोर्टों में 59,57,000 मुकदमे विचाराधीन है और इसी प्रकार से जो लोअर कोर्ट है, सब ऑर्डिनरी कोर्ट है, उनमें सबसे ज़्यादा मुकदमे विचाराधीन है, उनकी संख्या 4,14,00,000 है। सेकंड सप्लीमेंट। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कोविड पैंडेमिक के दौरान देश के उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालयों में वर्चुअली कितने मुकदमों की सुनवाई हुई, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरा मान्यवर ये आग्रह मेरा कि मुकदमों की लागत को कम करने के लिए वादकारी पर कम खर्चा आए, क्या सरकार वर्चुअल सुनवाई पर आगे भी विचार करेगी, कार्रवाई करेगी? एक तो कितने मुकदमों की सुनवाई हुई वर्चुअली? मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, कोविड के दौरान वर्चुअल कोर्ट के द्वारा सुनवाई हुई है और वर्चुअल कोर्ट की संख्या 21 है। नंबर ऑफ स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें 17 है और नंबर ऑफ केस जो है वो वर्चुअल कोर्ट एज ऑन 2 अगस्त 2022 तक, यानी कल तक उनकी संख्या 1.79 करोड़ है और ऑनलाइन फाइन रिलीज जो थ्रो वर्चुअल कोर्स एज ऑन 2 अगस्त के द्वारा 284.88 करोड़ रुपए है। निश्चित तौर से वर्चुअल कोर्ट सरकार भी चाहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चाहते हैं कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई हो, जिसमें कम समय में मुकदमे की सुनवाई ठीक से कर सकते हैं और जो जिनके एविडेंस होते हैं उनको विभिन्न जगहों से माननीय अदालत में आने की जगह जहाँ पर वो हैं, उनका घर है अथवा उनकी यहाँ पर पोस्टिंग है, वहाँ से वो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अपने साक्ष्य को दे सकते हैं और सुनवाई भी कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं वह नियमों के विरुद्ध है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सो प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज डू नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द हाउस। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज गो बैक टू योर सीट। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सो फर्स्ट सप्लीमेंट्री सुजीत कुमार जी। सुजीत कुमार जी। थैंक यू सर। सर, आदरणीय मंत्री जी ने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज़्यादा और हाई कोर्ट्स में करीबन 60 लाख और लोअर कोर्ट्स में करीबन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये पेंडिंग केसेस को कैसे कम करना। और सर, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जिससे ये कम किया जा सकता है और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ई-कोर्ट प्रोजेक्ट है उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके केसेस पेंडिंग कम करने का कोई विचार है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मंत्री जी। महोदय, इस संबंध में ई कोर्ट जो है हम लोगों ने मुकदमों के जल्दी निपटान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इन न्यायालय मिशन परियोजना चल रही है जिसमें वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है, केस इंफॉर्मेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुकदमों को सुना जा रहा है। इसी प्रकार से ई फाइलिंग भी की जा रही है। इन सबके माध्यम से केसों के निपटान में जो है जल्दी समय बच रहा है। ई भुगतान भी हो रहा है। ई सेवा केंद्रों के द्वारा भी कानूनी सलाह दी जा रही है। ई कोर्ट सेवाएं जैसे आप बता रहे हैं, ई कोर्ट परियोजना किसी के रूप में SMS पुश एंड पुल दैनिक 2 लाख SMS भेजे गए हैं। हमने ईमेल के द्वारा बहुभाषीय और विश्वसनीय ई कोर्ट सेवा पोर्टल जो JSC न्यायिक सेवा केंद्र सूचना प्रयोग के माध्यम से वकीलों वादियों को निपटाने की स्थिति भी पैदा कर रही है। और सर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को LLB
कोर्ट्स में पढ़ने की अनुमति दी है। निर्णय और आदेश कोर्ट पोर्टल भी हुआ है, जस्टिस क्लॉक्स भी है, ICC योजना भी है। मैं महोदय को बताना चाहूँगा कि कोर्ट के द्वारा भी हो रहा है और सरकार मुकदमों में कैसे जल्दी निपटारा हो सके उसके संबंध में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए यूनानी ढांचे में सुधार हो रहा है। बेहतर न्याय वितरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों की भर्ती भी की जा रही है। इसी प्रकार से बकाया समितियां जो एरियर्स कमेटीज के माध्यम से मामलों की पेंडेंसी में भी कमी आ रही है। वैकल्पिक विवाद समाधान ADR पर भी जोर दिया जा रहा है। विशेष प्रकार के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा मामलों का निपटान जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। इस प्रकार से माननीय सरकार प्रयासरत है कि जो विचाराधीन मुकदमे हैं उनकी पेंडेंसी में कमी आए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 900 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिया है। पिछले 10 साल इनकी कांग्रेस की सरकार में जितने 40 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया गया था उससे कई गुना ज़्यादा पिछले 8 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। इसी प्रकार से ई-कोर्ट के लिए, ई-फाइलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारा धन आवंटित सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इसीलिए भारत अकेला वो देश है कि हमारे ई-कोर्ट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने न्यायालयों की कार्रवाई को जारी रखा है, जिससे गरीब लोगों को न्याय मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय पर जिसका आधार है, नरेंद्र मोदी जी ने न्यायिक अंत्योदय भी करने का काम किया है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को टेलीलॉ के माध्यम से, प्रो बोनो स्कीम के माध्यम से, न्याय बंधु के माध्यम से अंतिम व्यक्ति को भी कानूनी सहायता मिल सके, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री विजयपाल सिंह तोमर जी। विजयपाल सिंह तोमर। सभापति महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादकारियों के लिए 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, जो बहुत खर्चीला है। और बिहार में रांची हाईकोर्ट की बेंच बनाई गई थी पार्लियामेंट के द्वारा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या उसी तर्ज पर हाईकोर्ट की बेंच या सर्किट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देने पर विचार करेंगे? मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, निश्चित तौर से उनकी चिंता जायज़ है। लेकिन मैं महोदय को ये कहना चाहूँगा कि इस समय सरकार के पास पूर्ण रूप से कोई विचार किसी भी हाईकोर्ट से, देश के किसी भी हाईकोर्ट से या किसी भी राज्य की सरकार से जो पूर्ण प्रस्ताव होता है वो नहीं आया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर अथवा शामली हो अथवा आगरा, एटा, फैजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी हो, इन इलाकों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय दूर है। इसमें दूरी है। शामली जिला है हमारा, जो सहारनपुर जिला है, उससे बहुत दूरी है, लगभग 800 किलोमीटर की दूरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए जाना पड़ता है। इस विषय में मेरठ में भी जनता ने आंदोलन किया है, वकीलों के आए हैं, और आगरा में भी इसी प्रकार से मांग होती रहती है। लेकिन मैं महोदय आपको ये बताना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि सर्किट बेंच या खंडपीठ बनने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान है, जो संवैधानिक व्यवस्था है। और वो संवैधानिक व्यवस्था ये है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 2000 के WPC संख्या 379 में सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार से जिन्हें व्यय और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं, कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार करने के बाद की जाती है। ऐसा अगर किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि खंडपीठ कहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक काम उनको ही करना पड़ता है, मंत्री जी राज्य सरकार प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। राज्य सरकार को अपना प्रस्ताव दे सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के माध्यम से और राज्यपाल महोदय के माध्यम से आता है।
प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें उच्च न्यायालय में आज के प्रशासन की देखभाल करने की आवश्यकता होती है, और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। वर्तमान में सरकार के पास किसी भी उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने के बारे में कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री सुशील कुमार मोदी जी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी देश के कितने हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग यानी कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, कितने कोर्ट में हो रहा है, और क्या सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए कि लाइव स्ट्रीमिंग सभी कोर्ट में 7 दिन हो, इसके लिए सरकार लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्या प्रयास कर रही है? मंत्री जी। उपसभापति महोदय, सीधा प्रसारण के लिए अभी एकदम मेरे पास संख्या नहीं है कि कितने हाईकोर्ट में इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी इस प्रकार से बहुत सारा धन आवंटित किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, लाइव टेलीकास्ट के लिए, ऐसे लेकिन कई एक ऐसा पोर्टल डेवलप किया गया है कि जिसके माध्यम से लोग माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इस मामले में एग्जैक्ट संख्या में माननीय सदस्य महोदय को भेज दूंगा कि कितना हाईकोर्ट ने इस प्रणाली को अडॉप्ट किया है, लेकिन सीधा प्रसारण हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को सीधे देखने के लिए व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 200, श्री इरन्ना खलाड़ी प्लीज। मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। धन्यवाद महोदय। वर्तमान में ESIC के पास 1 लाख रिजर्व फंड है, जिसमें बहुत कम राशि स्वास्थ्य की सुविधाओं को बनाने में इस्तेमाल हुई है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार इस फंड का प्रयोग हर जिले में एक ESIC अस्पताल या डिस्पेंसरी खोलने के लिए करेगी, और यदि हाँ तो कितने समय सीमा में यह काम हो सकेगा? मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ESIC अस्पताल का जो निर्माण है वो ESIC एक्ट के माध्यम से होता है, और इसके लिए जो संबंधित निर्णय है वो बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। जहाँ तक नए अस्पताल खोलने का विषय है, अभी पिछले दिनों हैदराबाद में आयोजित हुई ESIC के बोर्ड में कुछ अस्पतालों को सैंक्शन किया गया, पर ESIC अस्पतालों को जो सैंक्शन करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत निश्चित IP की संख्या के हिसाब से हम जा रहे हैं। पिछली ESIC के बोर्ड में ESIC का हमने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी लाभ देने का फैसला किया है, और निश्चित रूप से नए सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होने के बाद देश के हर जिले तक हम ESIC की सुविधाओं को लेकर के जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। ESIC के मापदंडों के अनुसार 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए 25 किलोमीटर के दायरे में 50,000 बीमित व्यक्ति होना चाहिए। बेलगाम में ये संख्या 1 लाख है, फिर भी यहाँ 50 बेड का अस्पताल है। यहाँ इमारत बहुत खराब अवस्था में है, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली ने ESIC बेलगावी की इमारत को तोड़ने की सिफारिश की है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार बेलगाम में इस पुराने अस्पताल को तोड़कर एक नया 100 बेड का अस्पताल बनाने का कोई विचार कर रही है क्या? बेलगाम जिला महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। यहाँ ESIC अस्पताल बनाने में 3 राज्यों को लोगों को फायदा होगा। मंत्री जी। माननीय सदस्य महोदय ने स्पेसिफिक बेलगांव का विषय पूछा है। ये जो स्पेसिफिक बेलगांव का विषय मैं उनको पत्र के द्वारा सूचित करूँगा। क्वेश्चन नंबर 201, राकेश सिन्हा जी। मंत्री जी।
उपसभापति महोदय, संस्कृति मंत्रालय पिछले वर्षों से देश में ऐतिहासिक काम कर रही है। खास करके इस अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से संस्कृति मंत्रालय को एक प्रेरणा के स्वरूप में अमृत महोत्सव मनाने का काम दिया है, उसमें इसकी प्रगति बहुत अच्छी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सूक्ष्म संस्कृतियों से सभ्यता का निर्माण होता है। पाल डायनेस्टी जो कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसके अवशेष बेगूसराय के नौलागढ़ जयमंगलागढ़ में मिला है। इस अवशेष को 1950 में ढूंढा गया है, लेकिन इसमें प्रगति नहीं हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की टीम जाकर इसका अध्ययन करेगी, जिससे इतिहास की पुस्तकों में इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मंत्री जी। माइक। Honorable Deputy Chairperson sir, this has been excavated in 1950s by Archaeological Department of BegusaraI GD College. So excavated material is lying in that college museum as well as the district museum and several other places. So far as Pal dynasty's archaeological protection is concerned, there are a couple of places which are under ASI. One is Nalanda, which we got inscribed as UNESCO site, along with Vikramshila and one or two more. But these places are not under Archaeological Survey of India, but I appreciate the concern of the Honourable Member. The difficulty in such places is that project or some kind of request has to be procured or has to be made by the state government, and only then some action can be taken. These areas do not fall under the jurisdiction of ASI, but they are with the state. And they are also not under state protection. So some different kind of work needs to be done. But the earlier excavation, their reporting is all documented and is very well available with the institutes. सेकंड सप्लीमेंट्री राकेश सिन्हा जी। सभापति महोदय, शिक्षा और संस्कृति में पाल डायनेस्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिसका जिक्र किया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये पाल डायनेस्टी से नालंदा विश्वविद्यालय जुड़ा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में जो नालंदा विश्वविद्यालय का योगदान है, जिसके कारण भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया में जानी जाती है। इसी कारण से मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से, राज्य सरकार का के प्रस्ताव आने के साथ केंद्र सरकार अपने स्तर पर ASI के मार्फत से, चूँकि नालंदा के ही जयमंगलागढ़ है और नौलागढ़ है, क्या उसका विस्तार करने की कोई प्रस्ताव है? यदि है तो कब तक करेगी? धन्यवाद। मंत्री जी। डिप्टी चेयरपर्सन सर, इसमें जो नालंदा विक्रमशिला ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड जगह है, जिसको हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन बेगूसराय जिसका जिक्र मेंबर साहब ने किया, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। वहाँ के जो माउंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेगुलरली सर्वे की दृष्टि से एक्सकेवेशन करता है, ट्रेंचेस बनाता है, और उसी के तहत ये सर्वे की दृष्टि से होती है। तो सर्वे की दृष्टि से इस जगह पर हमने कुछ अवशेष पाए, लेकिन उन अवशेषों को आने वाली जनरेशन तक के लिए प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए उसको वैसे के वैसे बंद कर दिया जाता है। It is from the point of view of preservation that these sites get to be closed, but for future generations. So anybody who wants licensing or anyone, any of those things can approach, and with the support of the ASI, we can then look into it. सप्लीमेंट्री GVL नरसिम्हा राव जी। Thank you, Deputy Chairman sir. My question is to Honorable Minister on the research on Vijayanagara dynasty, which is considered to be the golden era in Indian medieval history. So I want to ask her, India was considered to be Sone ki Chidiya, the golden bird during that period. Krishnadevaraya is the most celebrated legendary emperors, and whose 550th year was last year. I had requested the ministry for research on Vijayanagara dynasty and for celebration of the 550th birth anniversary celebrations of Sri Krishnadevaraya
as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the Honorable Minister confirmed to me that this will be done. So I would like to request the Minister whether there is a time frame in which these celebrations of Sri Krishna Deva Raya will happen. Thank you. मंत्री जी। Deputy Chairman, I do not have any such information available with me. I look into it and pass on the information. So far as Vijayanagar Empire is concerned, and appreciation for the same goes across with everyone, and we even Hampi is also part of UNESCO heritage site, and we have been preserving that site for a long period of time. But any further research or anything, I do not have any such information. If at all there is anything, I'll pass it on to the member. Please, Ramesh ji, you are a veteran leader. You are senior most leader. What is happening in the? See, I'm telling you, आप जो कह रहे हैं वह नियमों के विरुद्ध है। आप जो कह रहे हैं नियमों के विरुद्ध। Please go back to your seats. Nothing will go on record. You are a veteran leader. You are. Please tell your members to go back to the respective seats. Next. Question number 202, Yalamaram Karim ji. Question number 202, Yalamaram Karim ji. मंत्री जी। रखा गया उपसभापति जी। पे रखा गया है माननीय उपसभापति जी, उत्तर सभापति पे रखा गया है। मेरा ये कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश के असंगठित श्रमिक जो हैं उनके लिए जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। अगर मुझसे पूरे क्वेश्चन पूछेंगे तो निश्चित रूप से काफी जानकारियां भी मैं देने में आपके माध्यम से उपयोगी हो पाऊंगा। कामाख्या प्रसाद चेयरमैन सर, मंत्री जी ने You have not availed your opportunity. We have given opportunity to you. You have not availed. Then your name was called. You have not. You did not. सरकार में वुमेन्स प्रसाद जी प्लीज महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, वो तो संख्या दी है विस्तृत रूप से, क्या चाय बागानों में जो टेम्पररी वर्कर्स है और असंगठित जो महिला है जो चाय बागानों में काम करते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था है या है तो इस समय वो क्या क्या है, काइंडली इसको थोड़ा विस्तृत से बताएं। मंत्री जी। उपसभापति जी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगारों के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत इनको वेज वर्कर की श्रेणी में लाया गया है। भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ई श्रम पोर्टल का भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी विशेष रूप से जो प्रवासी मजदूर और डोमेस्टिक मजदूर हैं, माइग्रेंट मजदूरों का एक अलग से सर्वे इस समय देश में चल रहा है। जो महिलाएं विशेष रूप से डोमेस्टिक क्षेत्र में काम करती है उसके लिए भी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्वे करवाया जा रहा है ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के कामकाज की स्थिति में सुधार किया जा सके और सरकार को उस सर्वे के जो परिणाम आने वाले हैं, जो सर्वे आने वाला है, सरकार उसको करवा रही है। क्वेश्चन नंबर 203, राजेंद्र गहलोत। मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा
पंजीकरण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आईपी रजिस्टर करवाए जाते हैं और आईपी रजिस्टर करने की जो संख्या है वो Question hour is over. House stands adjourned till 2 p.m. Thank